एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो हम कवर कर रहे हैं ओबी को। ओबी की प्लेलिस्ट में हमने ऑलरेडी काफी क्लासेस कर ली है। इसमें आज का हमारा टॉपिक होने वाला है स्पैन ऑफ कंट्रोल। से स्टार्ट करते हैं। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल होता क्या है? ये मैनेजमेंट में किया जाता है ताकि जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको लिमिट किया जा सके। ठीक है, उनको कुछ उनकी जो संख्या होती है, उनकी जो मतलब काम करने के जो एक ही डिपार्टमेंट में काफी सारे लोग होते हैं, उनको कंट्रोल करना, उनके नंबर्स को लिमिट करना। ठीक है, नंबर को लिमिट करने की बात की जाती है स्पैन ऑफ कंट्रोल में। तो इसे स्टार्ट करेंगे। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इज द लिमिटेशन ऑफ द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स who can be effectively supervised by a manager in the discharge of his या her मैनेजमेंट ड्यूटीज। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है, इसको हम स्पैन ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो सब ऑर्डिनेट्स है उनके नंबर को लिमिट करना, जो कि इफेक्टिवली सुपरवाइज्ड है मैनेजर के द्वारा, उनके ताकि उनके जो मैनेजमेंट की ड्यूटीज है उनको डिस्चार्ज किया जा सके, कम किया जा सके, या उनकी ड्यूटीज को हटाया जा सके। द इनकैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ पर्सन हु कैन बी मैनेज इफेक्टिवली। जिन लोगों में कैपेसिटी नहीं होती है, ठीक है, उसके लिए इस मेथड को बोल लीजिए, ये स्पैन ऑफ कंट्रोल को यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें बताया गया इनकैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग रिस्ट्रिक्ट करती है नंबर ऑफ पर्सन हु कैन बी मैनेज इफेक्टिवली। एक ग्रेकुनस थ्योरी बात आती है स्पैन ऑफ कंट्रोल में, ये इंपॉर्टेंट होती है, इससे क्वेश्चन भी बनता है, तो इसे हम देखेंगे। ग्रेकुनस थ्योरी सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप को बताती है, और ये किसने दी थी? एवी ग्रेकुनस ने दी थी 1933 में। इसमें 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप की बात की जाती है, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट की। फर्स्ट इसमें आता है डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, such relationship arise from the direct and individual context of the supervisorship with the subordinate। कुछ रिलेशनशिप ऐसी होती है जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट होता है सुपरवाइजर के साथ में। सुपरवाइजर डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा सबऑर्डिनेट को। ठीक है, सब ऑर्डिनेट। ठीक है, जैसे कि ए एज ए सुपरवाइजर, एक सुपरवाइजर है। ठीक है, उसके 3 सबऑर्डिनेट है, एक्स, वाई एंड जेड। तो वो उन तीनों के साथ में डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप के साथ में बात करेगा। ठीक है, तो ये होता है डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप, जिसको डिनोट करते हैं एन के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। ये ना एक फॉर्मूला होता है, इनको हम आगे देखते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें कैसे निकाला जाता है, अगर पहले हम तीनों पढ़ लेते हैं फिर देखेंगे इस चीज को। सेकंड होता है डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है कि ये कैसे राइज होती है? सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट, उन दोनों के बीच में हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन के साथ। ठीक है, मतलब ग्रुप में डिपेंड अपॉन पॉसिबल कॉम्बिनेशन देयर बी 9 रिलेशनशिप लाइक एक्स वाई, वाई विद जेड, एक्स विद वाई एंड सो। इसको इसमें 9 रिलेशनशिप वाली बात हो रही है। सेकंड में, फर्स्ट में किसकी बात हुई थी? 3 की, इसमें बात होती है 9 की। इसे हम सोल्व करके देखेंगे कैसे आएगा। इसके पहले हम थर्ड भी देख लेते हैं, जो कि बात करता है क्रॉस रिलेशनशिप पे। इसमें क्या होता है? म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है सबऑर्डिनेट के बीच में, ताकि और ये सबऑर्डिनेट नेसेसरी फॉर वर्किंग अंडर अ कॉमन सुपरवाइजर। ठीक है, ये सबऑर्डिनेट का काम होता है, उसके लिए जरूरी भी है कि वो एक कॉमन सुपरवाइजर के सुपीरियर के अंडर वर्क करे। ठीक है, ये बात करता है क्रॉस रिलेशनशिप, जैसे कि सच एज एक्स एंड वाई, वाई एंड एक्स। ठीक है, आपस में ही रिलेशनशिप हो रही है सबऑर्डिनेट्स के बीच में। ठीक है, इस जैसे फर्स्ट वाले में तो डायरेक्ट सुपरवाइजर की बात थी। सेकंड जो डायरेक्ट ग्रुप था उसमें आपस में बात कर रहे, जैसे एक्स था, एक्स की वाई से भी हो जाती, वाई की जेड से, मतलब किसी की भी किसी के साथ में। बट जो क्रॉस रिलेशनशिप है इसमें सब ऑर्डिनेट्स की बात हो रही। ठीक है, द टू रिलेशनशिप आर डिफरेंट बिकॉज इन द फर्स्ट केस वाई कंसल्ट वाई, वाई ने कंसल्ट किया एक्स को, और इन द सेकेंड केस एक्स ने कंसल्ट किया वाई को। ठीक है, इन बोथ केसेस सिचुएशन में भी डिफरेंट, और इसको हम कैसे कहते हैं इस प्रकार की रिलेशनशिप के लिए? 6 क्रॉस रिलेशनशिप ऑफ द, इसमें 6 क्रॉस रिलेशनशिप होती है। तो हमने देखा फर्स्ट में तो होती है एन, यानी कि 3। ठीक है, सेकंड होती है
9 एंड थर्ड होती है 6। तो अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे निकाला जा रहा है, मतलब किस बेसिस पे। ठीक है, तो इसका क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है जो कि ये दिया हुआ है, n 2 की पावर n-1 -1। ठीक है, मैं आपको इसे सॉल्व करके बताती हूँ। ठीक है, एक सेकंड बचे। वैसे मैंने इसको यहाँ पे भी सॉल्व करके बताया ही है, इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला ये आपको याद करना होगा क्योंकि क्वेश्चन भी आता है। n है 2 की पावर n-1 है और -1 कर दिया है। ठीक है, और हमें पता है n क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने अज्यूम कर लिया इफ 3। ठीक है, वैसे होता नॉर्मली 3 है ये। ठीक है, तो 2 3 -1 -1 यानी कि ये क्या हो जाएगा 3। 3 में से बन गया तो 2, 2 की पावर 2 -1। अब 2 की पावर 2 कितनी होती है 4, तो 4 -1 यानी कितना बच जाएगा 3, और 3 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 9 होता है। तो ये तो था फर्स्ट। एक इसका फॉर्मूला होता है n 2 की पावर n अपॉन 2 -1। तो n है 3, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, तो 8 आ गया। 2 माइनस 2 की टेबल में 8, 4 4 -1 कितना हो जाएगा 3। 3 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 9, क्योंकि ये आया है। एक होता है क्रॉस रिलेशनशिप। क्रॉस रिलेशनशिप का फॉर्मूला होता है n n-1। तो हम n मानेंगे 3, 3 -1 और इधर n, यानी कि 3, 3 इंटू 2 यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6 आंसर। ठीक है, तो ये ऐसे सोल्व किए जाते हैं और क्वेश्चंस आते भी हैं इसके। देखेंगे हम इसे आगे यहाँ पे। ठीक है, ये फॉर्मूला दिया हुआ है टोटल नंबर निकालने के लिए। हमने फर्स्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप का, यहाँ पे मैंने आपको चार्ट बताया, डायरेक्ट रिलेशनशिप का निकालने का होता है n, क्रॉस रिलेशनशिप निकालने का होता है n-1, और ग्रुप जो हमने पढ़ा ये तीनों के हमने सॉल्व भी कर लिए। उसके बेसिस पे यहाँ पे सब नंबर ऑफ और सब ऑर्डिनेट्स दिए हुए, नंबर ऑफ, उनके बेसिस पे ये आया हुआ है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक करके बता देती हूँ, आप लोग सोच रहे हो कैसे आया। ठीक है, तो हमने जैसे कि 3 से करके देखा तब 6 आ रहा था, अब हम n को 2 लेके देखते हैं। ठीक है, तो 2 -1 और 2 तो कितना आ जाएगा, ये 2 ही आएगा। ठीक, इसको अब 2 से करके देखते हैं। देखिए 2 2 2 2 -1। ठीक है, तो ये 2 रहेगा, 2 2 दा 4, 4 अपॉन 2 -1। ठीक है, 2 2 की टेबल में 4 कितनी बार आता है 2 टाइम्स -1, तो कितना हो गया ये 2 ही रह गया। 2 करने पे 3 वाला अपन ने किया ही है, और एक ये वाला दिया हुआ जो हम टोटल नंबर ऑफ रिलेशनशिप निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो इसे भी देखेंगे हम। इसका फॉर्मूला है n 2 की पावर n अपॉन 2 प्लस n-1। दोनों से ही करके देखते हैं। ठीक है, 2 2 की पावर 2 अपॉन 2 प्लस 2-1। ठीक है, इसको फटाफट सोल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 2 कितनी होती है 4, 4 अपॉन 2, 2 में से +1। ठीक है, और इसके बाद में 2 2 की पावर में 2, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 3 इंटू 2 हो जाएगा हमारे सामने 6, और ये है हमारा आंसर 6। 3 से भी करके देख लेंगे। ये फॉर्मूलाज को आप याद करना होगा, यहाँ पे मैंने अच्छे से बता दिया है चार्ट में, तो आपको यहाँ से आप अच्छे से याद इसे कर सकते हैं। n की जगह पे लेंगे 3, 2 की पावर 3 अपॉन 2 प्लस n 3 -1। ठीक है, 3 है, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 अपॉन 2 प्लस 2। ठीक है, 3 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 कितना होता है 6, 6 मल्टीप्लाई 3 18, ये आ गया हमारा 18। ठीक है, तो इस बेसिस पे ऐसे ये सॉल्व होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ये। अब हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू एलन द फॉलोइंग पॉइंट डिटरमाइन स्पेन। स्पेन पे आ जाते हैं हम, जो बात कर रहे थे डाइवर्सिटी। किस पे बात करता है ये डाइवर्सिटी पे, यानी कि एम्प्लॉय जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, और मैनेजर को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हाउ मच स्पेन ही कैन मैनेज विद डाइवर्स।
ठीक है। इसलिए उसको ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि एक व्यक्ति कितना काम कर सकता है या वो खुद कितने लोगों को मैनेज कर सकता है। ठीक है, इसलिए डाइवर्सिटी होनी चाहिए। डिस्पर्सेंट मीन्स स्केटर वर्कफोर्स होना चाहिए। इज वन विच एम्प्लॉय कोलैबोरेट इन बोथ रिमोट एंड ऑन साइट सेटिंग, यानी कि स्केटर वर्क फोर्स होना चाहिए ताकि वो एम्प्लॉय कोलैबोरेट कर सके, चाहे वो रिमोट में बात हो या ऑन साइट सेटिंग की बात हो, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन, उस टाइप में ये बात की गई। कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि द लेवल ऑफ डिफिकल्टी इन टास्क एंड एम्प्लॉय मैनेजमेंट इज टू बी कंसिडर बाय द मैनेजर, यानी कि जो डिफिकल्टी होती है टास्क में, ठीक है, जो द लेवल ऑफ डिफिकल्टी इन टास्क एम्प्लॉय मैनेजमेंट इज टू बी कंसिडर बाय द मैनेजर, मैनेजर को इन सब के बारे में बताया जाना चाहिए, मैनेजर इन सबको कंसिडर करना चाहिए। वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी कि हाउ मेनी वर्कर्स अ मैनेजर कैन हैंडल एट वन टाइम, जो डाइवर्सिटी में कहा था उसी टाइप की बात हो रही है कि कितने वर्कर्स वो हैंडल कर सकता है एक टाइम पे और कितने लोगों को वो आंसर कर सकता है क्वेश्चन पूछने पर। एटीट्यूड टुवर्ड्स डेलीगेशन, यानी कि इफ द मैनेजर ट्रस्ट एम्प्लॉय एंड सी डेलीगेशन पॉजिटिवली ओनली देन ही और शी कैन स्टाफ एंड डेलीगेट देन इज रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैनेजर ट्रस्ट करता है एम्प्लॉय को और देखता है कि डेलीगेशन पॉजिटिव है, ठीक है, तब ही उसे मैनेज करना चाहिए, स्टाफ करना चाहिए और डेलीगेट करना चाहिए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को उनके प्रति। एडिशनल फैक्टर्स क्या बात करते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग ऑफ द मैनेजर, कैपेसिटी, आप स्पैन ऑफ कंट्रोल की बात कर रहे हैं, यानी कि आपको सुपरवाइज करना है, तो यहाँ पे बात की गई है मैनेजर की ट्रेनिंग होनी चाहिए। कैपेसिटी एंड माइंडसेट देखना चाहिए सबऑर्डिनेट्स का। डायनामिक एंड कॉम्प्लेक्स नेचर क्या है एक्टिविटीज का। डिग्री जिसके मतलब कौन सी डिग्री जिसपे जो ऑब्जेक्टिव है जो स्टेब्लिश होंगे। एक्सटेंड देखना चाहिए, डेलीगेशन ऑफ क्लैरिटी होनी चाहिए डेलीगेशन की। गुड कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए, डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। अब हम बात करेंगे क्या होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, जैसे कि ये एक होता है वाइड और एक होता है नैरो। तो ये जो ऊपर वाला दिया हुआ है जिसे टॉल बताया गया है, ये है नैरो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। वाइड ये हो गया फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब जैसे यहाँ पे बताया गया है कि वाइड स्पेन क्या होता है, हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस इन मैनेजर एंड वर्कर्स। वाइड यानी कि एक व्यक्ति कितने लोगों को कर पा रहा है, ठीक है, यानी कि उसके अंदर हाई लेवल उसमें काम करने की अच्छी क्षमता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है और कुछ ही न्यू प्रॉब्लम्स है, तभी आप फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वाइड स्पेन पे बात कर सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में वाइड स्पेन को फॉलो कर सकते हैं। नैरो स्पेन यानी कि फिजिकल डिस्पर्सन है सबऑर्डिनेट्स के बीच में, मैनेजर के पास एडिशनल टास्क भी है, हाई लेवल ऑफ इंटरेक्शन रिक्वायर्ड है मैनेजर्स एंड वर्कर्स के बीच में और हाई फ्रीक्वेंसी न्यू प्रॉब्लम्स की, तब वहां पे आपको टॉल ऑर्गेनाइजेशन यानी नैरो स्पेन करना चाहिए, यानी कि सुपरवाइजर है उसके अंदर दो लोग हैं फिर उनके अंदर भी दो लोग हैं, ठीक है, तब आपको ये वाला स्पेन फॉलो करना चाहिए। अब ये था वाइड स्पेन, नैरो स्पेन और स्पेन ऑफ कंट्रोल। अब हम देखेंगे इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है, कंपैरिजन करेंगे स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो और वाइड में। सबसे पहले देखेंगे स्पैन ऑफ कंट्रोल। इसमें क्या होता है, काफी सारे मैनेजर्स होते हैं, हर मैनेजर को के पास में कुछ ही सबऑर्डिनेट्स होते हैं। वाइड में क्या होता है, फ्यू मैनेजर्स होते हैं और उनके पास में काफी सबऑर्डिनेट्स होते हैं। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिलेशन कैसा होता है नैरो स्पेन में, इनके पास में फ्यू सबऑर्डिनेट्स होते हैं, इसलिए यहाँ पे रिलेशनशिप इनफॉर्मल हो जाती है, ठीक है, नैरो में। बट फॉर्म इसमें वाइड स्पेन में उसको मैनेज करना होता है बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स को, इसलिए यहाँ पे क्या होता है फॉर्मल रिलेशनशिप होती है। कंट्रोल ऑफ सबऑर्डिनेट्स नैरो स्पेन में, इसमें क्लोज कंट्रोल होता है क्योंकि यहाँ पे फ्यू सबऑर्डिनेट्स हैं, कुछ सबऑर्डिनेट्स, इसलिए यहाँ पे कंट्रोल क्लोज होता है, मतलब ज्यादा होता है। यहाँ पे लूज कंट्रोल होता है क्योंकि काफी सारे सबऑर्डिनेट्स और एक सुपरवाइजर कितने ही लोगों को एक साथ में काम करवा पाएगा। कोऑर्डिनेशन इसमें गुड होता है, इसमें नहीं हो पाता है इतने अच्छे से क्योंकि एक व्यक्ति के पास में, एक सुपरवाइजर के पास में काफी सबऑर्डिनेट्स रहते हैं। मिस्टेक, मिस्टेक क्या होती है इसमें, इन टॉल ऑर्गेनाइजेशन जो कि नैरो स्पेन की बात हो रही है कि यहाँ पे क्या होता है कम मिस्टेक होती है क्योंकि यहाँ पे लो सुपरविजन है और क्लोज सुपरविजन है और कंट्रोल है। बट
वाइड स्पेन यानी फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में काफी मिस्टेक्स होती है और कंट्रोल भी कम होता है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन की बात हो रही है, नैरो में तो गुड डिसिप्लिन होता है, मेंटेन भी होता है क्योंकि फ्यू सबऑर्डिनेट्स होते हैं, बट वाइड में क्या होती है, पॉसिबिलिटी कम होती है। ठीक है, इंटरडिसिप्लिन की, इंटरडिसिप्लिन एग्जिस्ट करता है पॉसिबिलिटी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे काफी सारे होते हैं, इसलिए डिसिप्लिन इतने अच्छे से हो नहीं पाता। और गुड डिसिप्लिन होता है, गुड डिसिप्लिन होता है नैरो स्पेन में। नैरो स्पेन में इसलिए हो पाता है ना, क्योंकि एक उसके पास में कुछ ही लोग होते हैं। ठीक है, कॉस्टली होता है ये, क्योंकि काफी सारे मैनेजर्स होते हैं और उनकी फिर कॉस्ट भी ज्यादा होगी। इसमें लेस होता है क्योंकि कुछ ही होते हैं, वो काफी सारों के अपने अंडर में काम करवा लेते हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग इसमें स्लो होती है क्योंकि यहाँ पे काफी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, जैसे इसमें बताया हुआ है, देखिए। और इसमें डायरेक्ट बात होती है, और इसमें डिसीजन मेकिंग क्विक होती है क्योंकि फ्यू लेवल से मैनेजमेंट की गाइडेंस टू स्टाफ, स्टाफ डेट नीड डिटेल गाइडेंस। ठीक है, सूटेबल होता है ये स्टाफ के लिए जिनको डिटेल गाइडेंस होती है, और ये उनके लिए जिनको लेस गाइडेंस और मोर इंडिपेंडेंस चाहिए। प्रेशर और मैनेजर, लेस प्रेशर होता है क्योंकि कुछ ही सबऑर्डिनेट्स है, बट इसमें ज्यादा प्रेशर होता है क्योंकि सबऑर्डिनेट के पास में काफी सारे सुपरवाइज करने के लिए लोग होते हैं। कम्युनिकेशन इसमें डिसऑर्डेड और डिलेड होता है क्योंकि यहाँ पे काफी लेवल से मैनेजमेंट की, बट यहाँ पे कम्युनिकेशन विल नॉट बी डिसऑर्डेड क्योंकि यहाँ पे फ्यू लेवल्स है मैनेजमेंट के। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने कवर किया स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट और वाइड स्पैन एंड नैरो स्पैन। तो आई होप आपको वीडियोस अच्छी लगती होगी। अगर आपको सब कुछ समझ आता है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।